हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लाए हैं डीसी सर्किट के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमारे आईटीआई सीबीटी एग्जाम 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में डीसी सर्किट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चलिए हम इसको समझते हैं। डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस के नियम अर्थात रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लॉ रजिस्टेंस लॉ में यह बोला गया है कि जो किसी चालक का रेजिस्टेंस होता है वह चालक की लंबाई के प्रोपोर्शनल अर्थात जो रेजिस्टेंस होता है वह चालक के लंबाई के प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है अर्थात विकर्णपाती होता है। तो R इस प्रोपोर्शनल L अपान A हो जाएगा। जब यहाँ से हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा R इक्वल टू रो L अपान A, जहाँ पर रो क्या होता है हमारा दोस्तों? पदार्थ की प्रकृति अर्थात रजिस्टिविटी कहलाती है। एल हो गया हमारी लंबाई, ए हो गया एरिया, और जो रो है वो है पदार्थ की प्रकृति अर्थात रजिस्टिविटी जो कांस्टेंट होता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो लंबाई, एरिया और रजिस्टिविटी अर्थात तीनों पर निर्भर करता है। अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से सभी। मतलब चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? जैसा कि दोस्तों हमने अभी पिछले वीडियो में देखे थे, पहले पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि R इज प्रोपोर्शनल L अपान A होता है। अर्थात जो रेजिस्टेंस होता है वो उस चालक के लंबाई के अनुक्रमपाती होती है। अर्थात यदि पदार्थ चालक की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? यदि हम चालक की लंबाई को दुगनी कर देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? दुगना हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का वो है कि प्रतिरोध का सूत्र R बराबर रो L अपान A में रो क्या दर्शाता है? तो दोस्तों रेजिस्टेंस के नियम के अनुसार क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो चालक की लंबाई के प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आपका L जो होगा वो लंबाई हो गया और A जो हो गया वो एरिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? एक अचर राशि आएगी जो होगा R बराबर रो L अपान A। यहाँ पे जो रो है वो हमारी रजिस्टिविटी कहलाती है। रो जो कहलाती क्या कहलाती है दोस्तों? रजिस्टिविटी अर्थात हिंदी में बोलते हैं इसको विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध। ओके दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो है हमारा जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो है कि किसी चालक का प्रतिरोध 12 ओम है, यदि वोल्टेज दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? तो पहला ऑप्शन है आपका 24 ओम, दूसरा ऑप्शन है 6 ओम, तीसरा ऑप्शन है 12 ओम और चौथा ऑप्शन है आपका 48 ओम। तो दोस्तों हमने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम के अनुसार क्या बोला गया है कि यदि हमारे पास कोई चालक है और उस चालक में उसका रजिस्टेंस यहाँ पे कितना है? मान लीजिए R है। उस चालक में हमारा जो रजिस्टेंस है वो R है। तो इस चालक में जो करंट
उस चालक में जो करंट बहता है वह इस चालक में दिए गए वोल्टेज सप्लाई की क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा दोस्तों, I। अब देखते हैं दोस्तों, जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो V बराबर कितना हो जाता है, यहाँ पे R इंटू आई हो जाता है। अर्थात यहाँ पे R जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है, और यही आपका प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात R जो होगा हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है दोस्तों। क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब यदि हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब अचर। मतलब ये किसी प्रकार से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यदि हमारा चालक 12 ओम है और वोल्टेज दुगना कर देंगे तो करंट दुगना हो जाएगा, लेकिन रजिस्टेंस हमारा कितना होगा, 12 ही ओम हो रहेगा। तो आंसर जो होगा यहाँ पे, सही आंसर आपका दोस्तों क्या होगा, सी नंबर का आंसर आपका सही होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, वो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अर्थात अपोजिट। प्रतिरोध का विक्रम रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, रिएक्टेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो हो रहा है, अर्थात मान लीजिए चालक में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी क्या कहलाती है, वो कंडक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टेंस कहलाता है। और इसी चालक में मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस आ गया। तो ये रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उस चालक में बहने वाले करंट के मार्ग में क्या डालती है, रुकावट डालती है। अर्थात करंट को फ्लो करवाने वाला प्रॉपर्टी आपकी कंडक्टेंस कहलाता है, और करंट को रोकने वाली प्रॉपर्टी आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम अर्थात अपोजिट क्या कहलाता है। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम अपोजिट क्या कहलाएगा, आपका कंडक्टेंस कहलाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध में क्या समान होता है। श्रेणी परिपथ तथा सीरीज सर्किट में सभी प्रतिरोधों में क्या समान रहता है, वोल्टेज, शक्ति, करंट, प्रतिरोध। तो दोस्तों इसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज सर्किट है जिसमें एक R1 रेजिस्टेंस, एक दूसरा आपका R2 रेजिस्टेंस, और तीसरा आपका R3 रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या है, आपका सीरीज सर्किट है जिसमें तीनों रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट हैं, सीरीज में। अब दोस्तों हम इस सर्किट में मान लीजिए यहाँ पे V वोल्टेज सप्लाई देते हैं। जब हम V वोल्टेज सप्लाई देंगे तो करंट क्या फ्लो होगा दोस्तों, I करंट फ्लो होगा। अब देख रहे हैं जो R1 में करंट है वो I ही जा रहा है, R2 में भी I जा रहा है, R3 में भी I जा रहा है। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार से करंट का डिवाइडेशन अर्थात विभाजन नहीं हो रहा है। मतलब जो करंट R1 में है वो करंट R2 में रहेगा, वो करंट R3 में रहेगा। इस ब्रांच में किसी भी प्रकार से करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, अर्थात सभी रजिस्टेंसों में मतलब प्रतिरोधों में करंट क्या होगा, आपका समान होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, करंट समान होगा। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध हमेशा होता है। पहला ऑप्शन है सबसे छोटे प्रतिरोध से कम, दूसरा ऑप्शन है सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक, तीसरा ऑप्शन है शून्य, और चौथा ऑप्शन है समान। तो दोस्तों रजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रतिरोध मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस में हमने दो कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, तीन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं। पहला होता है आपका सीरीज कनेक्शन, पहला क्या था दोस्तों, सीरीज कनेक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है आपका पहला कनेक्शन, और तीसरा जो होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज और प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब समतुल्य रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात सर्किट में जितने रेजिस्टेंस होंगे सबका क्या होता है, योग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का क्या हो रहा है, योगफल हो रहा है।
है ना, बीजगणितीय योग क्या हो रहा है आपका, योगफल हो रहा है। तो यदि जो सबसे छोटा या जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे हमेशा इस वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी ही आएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर, सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक ही मान आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आपका सही होगा बी नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 8वें नंबर में। हमारा जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है वह है श्रेणी परिपथ अर्थात सीरीज परिपथ में एक प्रतिरोध ओपन कर दिया जाए तो क्या होगा। धारा बढ़ेगी, प्रतिरोध कार्य करता रहेगा, परिपथ कार्य करता रहेगा, पूरी धारा रुक जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं कौन सा सर्किट बोला है यहाँ पे, सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट मान लेते हैं हमारा सीरीज सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, जिनमें आपका R1, R2 और R3। उसके बाद इस सर्किट में मान लेते हैं हमने वोल्टेज सप्लाई दिया, एक वोल्टेज सोर्स है जो है V, और करंट कितना फ्लो रहा है दोस्तों, I। तो दोस्तों मान लीजिए इन तीनों में से एक प्रतिरोध खुल जाए। क्वेश्चन में क्या बोला, एक प्रतिरोध। मान लीजिए यहाँ पे हमारा R2 क्या हो रहा है, खुल जा रहा है, मतलब यहाँ पे R2 क्या हो जा रहा है आपका, खुल जा रहा है, मतलब ये ओपन पाथ हो जाएगा। और दोस्तों जब ये ओपन पाथ हो जाएगा तो ओपन सर्किट कहलाएगा, और ओपन सर्किट हमारा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो नहीं हो पाएगा दोस्तों, मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब इसमें किसी भी प्रकार से कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। ठीक है, मतलब करंट पूरा तरह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, रुक जाएगा, क्योंकि सर्किट ओपन हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर जो होगा सी नंबर आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 9वें नंबर का क्वेश्चन है, तीन तीन 6 ओम प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, कुल प्रतिरोध होगा 18 ओम, 6 ओम, 3 ओम या 2 ओम। तो दोस्तों क्या बोला क्वेश्चन में, यहाँ पे 6 ओम का प्रतिरोध, मान लीजिए आपका यहाँ पे एक 6 ओम का प्रतिरोध, फिर ये दूसरा 6 ओम का प्रतिरोध और ये तीसरा 6 ओम का प्रतिरोध। आपस में किसमें है दोस्तों, ये आपके पैरेलल में, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। अब इन तीनों में अपन क्या कर देते हैं, पहला कनेक्शन कर देते हैं, तो ये पहला कनेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, कुल प्रतिरोध बोला हुआ है, तो इस कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, R1 R2 R3 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/6 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा भी 1/6, तीसरा भी रेजिस्टेंस 1/6, मतलब 1/6 1/6 1/6 हो जाएगा। जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम 6 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका 1 2 3 मतलब कितना आ जाएगा, योग इसका 3, मतलब इसको काटेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 1/2, अर्थात 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ पे एक आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ओम। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 2 ओम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 10वें नंबर में। हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि किसी नोड पर 5 एम्पियर और 3 एम्पियर धारा प्रवेश करती है तथा एक धारा बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने वाली धारा क्या होगी दोस्तों, 2 ओम, 8 ओम, 15 ओम और 3 ओम। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो है आपका केसीएल का क्वेश्चन, अर्थात किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ हमेशा किसी जंक्शन या नोड पर लगता है, जिसमें यह बोला गया है कि किसी भी जंक्शन या नोड पर आने वाला करंट जाने वाले करंट के क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे जो ब्रांच है, ए ब्रांच, बी ब्रांच और सी ब्रांच, इसमें आपका ए ब्रांच में करंट आ रहा है और बी ब्रांच में करंट आ रहा है इस नोड पर, और जो सी ब्रांच से करंट क्या हो रहा है आपका, आउट हो रहा है। तो यहाँ पे आने वाला करंट कौन कौन सा हो गया दोस्तों, एक 5 एम्पियर का भी करंट आ रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है, और एक 3 एम्पियर करंट भी आगे आ रहा है, क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, किसी नोड पर 5 एम्पियर और 3 एम्पियर प्रवेश करती है, अर्थात ये दोनों करंट क्या कर रहे हैं, 5 एम्पियर और 3 एम्पियर प्रवेश कर रही हैं, तो एक धारा बाहर निकलती, धारा करंट कितना निकल रहा है यहाँ पे, आई मान लेते हैं,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि 5 ओम और 5 एम्पियर और 3 एम्पियर करंट इंटर हो रहा है और निकलने के लिए केवल एक ही मार्ग है। तो दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर करंट आ जाएगा। तभी तो होगा आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 एम्पियर। तो आंसर बी नंबर आपका सही होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केसीएल और केवीएल। केसीएल और केवीएल दोनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, नेटवर्क विश्लेषण के लिए, केबल केबल निर्माण के लिए, सोल्डरिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए। तो दोस्तों केबल निर्माण के लिए तो होगा नहीं, उसके बाद सोल्डरिंग के लिए भी नहीं होगा केबल केशियल, उसके बाद बैटरी चार्जिंग के लिए भी नहीं होता। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा ए नंबर होगा। नेटवर्क की कैलकुलेशन के लिए हम केवीएल और केसीएल अर्थात करंट और वोल्टेज का मान निकालने के लिए हम केवीएल और केसीएल नियम का पालन करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 12वें नंबर में। 12वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यदि 12वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी नोड पर 8, 6 और 4 एम्पियर 8 एम्पियर, 6 एम्पियर और 4 एम्पियर धारा प्रवेश कर रही है तो बाहर निकलने वाली कुल धारा कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है केसीएल का दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं, एक नोड है यहाँ पे, इसमें कितने ब्रांच से करंट आ रही है, 1, 2 और 3। कौन कौन से आ रहे हैं दोस्तों, 8 एम्पियर आ रही है पहले ब्रांच में, दूसरे ब्रांच में मान लेते हैं 6 एम्पियर आ रही है और तीसरे ब्रांच में मान लेते हैं 4 एम्पियर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों ब्रांचों से करंट इंटर हो रहा है, किससे, नोड पर हो रहा है। और जा कितना रहा है, बाहर निकलने वाले कुल करंट तो आई मान लीजिए जा रहा है। तो दोस्तों आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, आ कितना रहा आपका, आने वाला करंट का योग क्या होगा, 8 प्लस 6 प्लस 4, अर्थात ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 18। तो आंसर जो होगा हमारा वो 18 नंबर मतलब सी नंबर आंसर आपका सही होगा दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नया क्वेश्चन है वो है, केवीएल का दूसरा नाम क्या है। केवीएल का दूसरा नाम क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहला नोड रूल, दूसरा जंक्शन रूल, तीसरा लूप रूल और चौथा है आपका करंट रूल। तो दोस्तों यहाँ पे जो केवीएल है वो किसी भी, देखिए दोस्तों किरचॉफ के दो नियम बनाए गए हैं, एक होता है आपका केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा होता है आपका केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो दोस्तों ये आपका जो केसीएल होता है वो किसी नोड या पॉइंट पर लगता है, मतलब किसी नोड पर आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है। और दोस्तों जो हमारा केवीएल होता है वो वोल्टेज पर आधारित होता है और ये किसी बंद परिपथ अर्थात लूप पर लगता है। तो इसलिए इस नियम को हम क्या बोल सकते हैं, लूप मेथड बोल सकते हैं, लूप रूल्स भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन में लूप रूल्स है, तो आंसर हमारा सही होगा। आंसर हमारा जो सही होगा वो होगा आपका सी नंबर दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, केसीएल किस सिद्धांत पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण, सॉरी ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, ओम का नियम, फैराडे का नियम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। और करंट जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है किस पे, चार्ज पर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आवेश पर। तो आवेश पर होगा तो ये आवेश संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वें नंबर में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 15वें नंबर में, समांतर परिपथ में एक शाखा खुल जाए तो पूरा परिपथ बंद हो जाएगा, अन्य शाखाएं कार्य करती रहेंगी, धारा शून्य हो जाएगी, वोल्टेज समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों चलो हम इसको समझते हैं। ये हमारा जो है, मान लीजिए हमारे पास पहला सर्किट है इस प्रकार से, एक हमारा पहला सर्किट है इस प्रकार से, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में, एक R1 हो गया, एक R2 हो गया, और एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे R3। कौन सा, R3। तो ये पैरेलल में हो जाएंगे, ये हो गया आपका R3। अब इसमें हमने एक वोल्टेज सप्लाई दे दिया इस प्रकार से V। अब चलिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, समांतर परिपथ में एक शाखा खुल जाए। मान लीजिए यहाँ पे 3 शाखा है जिसमें
R2 वाला शाखा आपका क्या हो गया, खुल गया दोस्तों, मतलब ये आपका ओपन हो गया दोस्तों। ये ओपन हो जाएगा तो हमारा जो करंट फ्लो होगा वो करंट इसमें तो जाएगा ही, साथ में इधर ना जाके आपका किस में जाएगा, आपका R3 में जाएगा, R2 में नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन हो गया। तो दोस्तों हम जो जो देख रहे हैं कि समांतर परिपथ में जो शाखा खुलता है उसमें करंट नहीं जाता है और बाकी दोनों शाखाओं में जा रहा है, तो दोनों शाखाएं आपस में काम करेंगी। इसका आंसर जो होगा क्या होगा दोस्तों, अन्य शाखाएं कार्य करती रहेंगी, मतलब बी आंसर आपका सही होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नया क्वेश्चन है वो है कि नया क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या कहलाता है। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने बता दिया था, कंडक्टेंस होता है बी नंबर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। तो नया क्वेश्चन है हमारा 17वें नंबर का। उसमें यह बोला गया है, किस संयोजन का उपयोग घरेलू वायरिंग के लिए किया जाता है। श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन, मिश्रित संयोजन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे जो घर की वायरिंग होती है और घर के वायरिंग में जो हमारे सभी उपकरण चलते हैं उनमें समान वोल्टेज प्राप्त होता है। चाहे आपका बल्ब हो उसमें भी आपका 220 वोल्ट रहता है सिंगल फेस एसी, चाहे हमारा आपका फैन हो उसमें भी 220 वोल्ट एसी रहता है, और चाहे हमारा दूसरा कोई उपकरण हो उसमें भी 220 वोल्ट एसी रहता है। तो दोस्तों इसमें एक्चुअली में क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज होता है सभी में समान होता है। तो मान लेते हैं इस प्रकार से, हम इसको इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, बल्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे एक फैन है जो आपका मोटर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज यदि 200 कितना दे रहे हैं, 20 वोल्ट दे रहे हैं। तो ये जो 220 वोल्ट सप्लाई है इसको भी 200 वोल्ट मिल रहा है, इसको 220 वोल्ट मिल रहा है, मतलब दोनों कनेक्शन किस में है, पैरेलल में कनेक्शन है। अर्थात जो घरेलू वायरिंग होती है हमारी किस में होती है, वो समांतर संयोजन अर्थात पहला कनेक्शन में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका बी नंबर ऑप्शन होगा इसका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है 18वें नंबर का, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। वोल्टेज, धारा, अज्ञात प्रतिरोध और शक्ति। तो दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। इसमें 4 रजिस्टेंस होते हैं जो ब्रिज में कनेक्ट होते हैं। 4 रजिस्टेंस जो होते हैं वो किसमें होते हैं दोस्तों, ब्रिज में कनेक्ट होते हैं, पी, क्यू, आर और एस। अब इस ब्रिज का कनेक्शन हमारा डीसी सप्लाई से ऑपरेट होता है, और यहाँ पे बीच में क्या होता है, आपका दो वजह के बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। तो यहाँ पे जो काम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो होता है इन चारों में से यदि कोई एक प्रतिरोध हमारे पास नहीं होता है अर्थात अज्ञात होता है, इन चारों प्रतिरोधों में से हमारा मान लीजिए एक प्रतिरोध क्या होता है, अज्ञात होता है और 3 ज्ञात होते हैं। तो हम इस फार्मूले से P अपान क्यू बराबर R अपान एस संतुलन की स्थिति में यहाँ पे हम एस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, मतलब अज्ञात रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए होता है कौन, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें नंबर में, वो है हमारा संतुलन व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर की धारा कितनी होती है। गैल्वेनोमीटर की धारा कितनी होती है, अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या अनंत। तो दोस्तों इस प्रकार से जैसे हमने सर्किट बनाया था पिछले क्वेश्चन में किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज में इस प्रकार से सर्किट बनता है जिसमें आपके 4 रजिस्टेंस होते हैं, कौन कौन से दोस्तों, पी, क्यू और आर। ये इस प्रकार से, और बीच में आपका क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर हो गया दोस्तों, और ये पी, क्यू, आर और एस। तो दोस्तों बैलेंस कंडीशन में जो फार्मूला होता है वो होता है पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस। तो यहाँ पे ये संतुलन की स्थिति में यहाँ पे जब सप्लाई होता है डीसी सप्लाई, ठीक है दोस्तों, तो संतुलित स्थिति में यहाँ पे करंट और यहाँ पे करंट क्या होता है, सेम होता है, मतलब जो गैल्वेनोमीटर का आईजी करंट होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो सी नंबर आपका आंसर सही होगा। उसके बाद दोस्तों आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, व्हीटस्टोन ब्रिज मुख्यतः किस प्रकार के प्रतिरोधों के मापन के लिए उपयोग होते हैं। बहुत कम, मध्यम, बहुत अधिक और अनंत प्रतिरोध। दोस्तों अनंत प्रतिरोध तो होगा नहीं, बहुत अधिक मेगर के लिए मेगर में यूज करते हैं, मेगर मेजरमेंट मेगर उपयोग करते हैं दोस्तों। उसके बाद बहुत कम रेजिस्टेंस हम डबल क्लीविंग ब्रिज का उपयोग करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, आपका मध्यम रेजिस्टेंस।
अर्थात जिसका आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में पूरे 20 क्वेश्चन डीसी सर्किट के किए। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन थे डीसी सर्किट के, जो हमारे आईटीआई सीबीटी एग्जाम 2026 के लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जरूर शेयर जरूर करें दोस्तों। और इस प्रकार से हमारे नए वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कुछ इसी प्रकार के नए क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।